हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका राजेंद्र सर फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक नया लेक्चर, यानी गॉस लॉ पर आधारित सिक्स लेक्चर लेकर हम आए हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। पिछले लेक्चर में भी हमें यह पढ़ाना था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन समय की कमी के कारण मैं पढ़ा नहीं पाया। तो आज मैं टोटल हमारा फोकस रहेगा किस पर, इसी टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कारण। अब ये हमारा 6th लेक्चर है और ये सब जो दिया गया है, बॉडी स्फेरिकल बॉडी दिया है, यहाँ ग्राफ दिए गए हैं, ये सब क्या है ये बहुत जल्दी अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हाँ, एक बात और ये कहनी थी कि ये 6th लेक्चर है। अगर बाकी लेक्चर आपको देखना है तो YouTube पर जाएं और वहाँ सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स, तो आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा और उसमें टैग लगा देना आप गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से संबंधित सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। अगर हमारा लेक्चर पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें बेल आइकन बजाकर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे सभी लेक्चर का और आप सभी को देख सकें। ठीक, अब यहाँ पर एक सॉलिड जो है, ये एक सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस है। सॉलिड, एक सेकेंड, ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और ये होलो स्फेरिकल सेल है। होलो स्फेरिकल सेल है। तो एक प्रीवियस नॉलेज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जानते हैं प्रीवियस नॉलेज में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेज, मैंने बताया था एक्स्ट्रा चार्जेज गिवन टू a body always resides on the outer surface of the body। और पिछले लेक्चर में हमने इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था कि जो भी एक्सेस चार्ज किसी स्फीयर को या इस होलो स्फेरिकल सेल है उसको दिया जाए तो चार्जेज ऑलवेज रिसाइड ऑन द इट्स आउटर सरफेस। तो यहाँ देखें, यहाँ इसको चार्ज दिया गया तो आउटर सरफेस पर, ये आउटर सरफेस है, इस पर रिसाइड कर रहा है। ठीक, और इसके इनसाइड में, अंदर में, अगर अंदर पर अगर हम देखना चाहें कि चार्ज क्या है तो यहाँ चार्ज क्या रहेगा, 0, राइट। अब इसको देखें, कंडक्टिंग स्फीयर को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को देखें, इसे भी चार्ज +Q दिया गया है और ये रिसाइड किया कहाँ पर आकर, अपर सरफेस पर, आउटसाइड सरफेस पर रिसाइड कर रहा है। तो इस कारण से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर से निकालें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इससे भी r डिस्टेंस पर निकालें, सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो दोनों हर हाल में सेम होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज रिसाइड कर रहा है आउटर सरफेस पर। अब चाहे ये होलो हो अंदर से, जैसे ये है, होलो के अंदर भी चार्ज नहीं है, होलो स्फेरिकल बॉडी के अंदर भी चार्ज नहीं है,
और इसके अंदर भी अगर हम चार्ज देखना चाहें तो चार्ज नहीं है। ओके, इसलिए दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो एग्जाम में अगर सेल पूछ दे, होलो स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो ज़्यादातर किताब में दिया रहता है, यही चीज़ दिया रहता है। ये नहीं दिया रहता है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो एक बार आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि हमने तो पढ़ा है भाई होलो स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों पर सरफेस पर चार्ज जो है रिसाइड कर रहा है। आप अच्छी तरह समझ गए, ये आउटर सरफेस है और ये सब चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आउटर सरफेस पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर एट पॉइंट P1 जो आउटसाइड सेल है। यानी सेल हमारा ये है, ये हमारा सेल है, इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको हमने पिछले क्लास में गॉस थ्योरम पर, ये 6th लेक्चर है, हर लेक्चर में हमने बताया है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक खींचा जाता है। यानी कि जैसा चार्ज है उसी के अनुसार सिमेट्रिक स्फेरिकल सिमेट्रिक जो है गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर ये चार्ज क्यू क्या है, ये एक स्फेरिकल सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये बॉडी स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा। और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसी को रेडियस, इसके रेडियस को, इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर, यानी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, P1 है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इसको रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है उसकी थोड़ा चर्चा कर लें, फिर हम आगे बताते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई डॉट टोटल फ्लक्स जो लिखा जाता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड इन द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस नॉलेज में 5 लेक्चर करा चुका हूँ, तो जिन्होंने 1-2 भी देखा है तो उन्हें क्लियर होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि उसे ज़रूर देखें। एक से एक टिपिकल क्वेश्चन इजी वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं और गॉसियन सरफेस के बारे में बहुत बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए, अगर डॉट है तो कॉस थीटा आएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ये देखें, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E होंगे, हर जगह पर होंगे, यहाँ 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 यहाँ, हर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं E। ओके, अब बच जाएगा DA, और कॉस थीटा के बारे में देखें तो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर E एंड डी ए। थीटा जो है आप जानते हैं किसके बीच का एंगल रहता है, E एंड एरिया वेक्टर डी ए। ओके,
तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या हुई, ये आउटवर्ड हुआ, ठीक। और एरिया वेक्टर ये डीए है, मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर, यानी ये एरिया हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर पैरेलल है। थोड़ा साफ साफ इसको लिख दें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको बताया गया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं उसी के नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। तो दोनों के बीच एंगल 0 है, तो यहाँ से थीटा जो है 0 हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, कैपिटल क्यू, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखना कि ई तो ठीक है, और ये क्या बचा, ये हमारे पास क्या बचा, ये है टोटल एरिया। ये क्या है, इंटेग्रल, यहाँ पर लिख दूं मैं, इंटेग्रल ऑफ सरफेस इंटेग्रल ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, तो टोटल एरिया किसका लेंगे हम, ये टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया, इसका मतलब टोटल एरिया है ये। तो किसका लेंगे, इसका लेंगे, स्फेरिकल बॉडी का, या गॉसियन सरफेस का लेंगे। अगर तो हमें गॉसियन सरफेस का लेना है, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर ही पॉइंट P1 है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी रेडियस अगर कैपिटल R हो, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA इज नॉट इक्वल टू, इसका जो है 4πr², 4π कैपिटल R², ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि इसके जगह पर क्या होगा, DA इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस का एरिया 4πr²। ओके, तो ये मैं अब हटा देता हूँ। ये आप समझ गए कि इसमें कौन सा एरिया कंसीडर करना है। सो यहाँ देखें, हाँ, तो यहाँ पर ई हो गया, तब यहाँ पर ई और सरफेस एरिया क्या हो गया, 4πr²। यहाँ स्मॉल r वो डिस्टेंस है सेंटर से जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये हो गया Q/ε0। ठीक, तो यहाँ से इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी स्फेरिकल बॉडी के आउट हमने लिया, स्फेरिकल बॉडी यहीं तक है, स्फेरिकल बॉडी यहाँ तक है, लेकिन हमने उसके आउटवर्ड लिया, तो ई आउटवर्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r²। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KQ/r²। ओके, KQ/r²। यहाँ पर थोड़ा मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, यहाँ हो सकता है आपको दिखाई न दे, क्योंकि यहाँ पर मैं, तब यहाँ पर ये हो गया KQ/r², राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, नहीं, ये हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, जहाँ r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो एट P1, ये जो P1 है ये पॉइंट है, यहाँ ये आउटसाइड सेल है। तो यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस पॉइंट पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने जो निकाला था अभी, वो क्या था? KQ/R², जहाँ R जो है सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, पॉइंट P1 की डिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक, तो एक प्रीवियस नॉलेज फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे जो पढ़ चुके हैं। तो एक प्रीवियस नॉलेज एक और देखें, प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज हमें ये कहता है कि हमने एक रिलेशनशिप बताया था वेक्टर E और dV में, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक वेक्टर E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशनशिप बताया था। वो रिलेशन क्या था? E = dV/dr। क्लियर है? तो यहाँ पर हम E को लिख सकते हैं रिप्लेस करके, क्या लिख सकते हैं? -dV/dr, दैट इज इक्वल टू KQ/R²। ओके, तब यहाँ से dV क्या हो जाएगा? dV = हो जाएगा -KQ/R²/dr। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस dV इस फॉर्म में दिया है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहाँ पर पोटेंशियल V क्या होगा? V आउटवर्ड। आउट शब्द में यूज कर रहा हूँ इसलिए कि सेल के बाहर है ये, सेल हमारा यहीं तक है, सेल हमारा यहीं तक है, जिसकी रेडियस कितनी है? R। ओके, कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल? तो इसको इंटीग्रेट कर दें, जैसा कि एज यूजुअल आपको पता है। ठीक है, तो R जब इन्फिनिटी है, R की वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 लिया जाता है, यानी R इतनी ज़्यादा दूरी पर है जहाँ पर इस चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं है, और इन्फिनिटी पर 0 हो गया, और R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या है? V आउट। ओके, तो ये आपको पता हो गया। ये V आउट = क्या हो जाएगा? V आउट = इसको इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? KQ/R। भाई बहुत आसान है इसको समझना, केवल ये याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R = क्या होता है? R², एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R² dr। तो इसका वैल्यू क्या होता है? -1/R। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद अपर लिमिट R है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, रख देंगे तो आ जाएगा। और ये मैं कई बार करके दिखा चुका हूँ, इसलिए आज नहीं बताऊँगा, आपके लिए टास्क है। अगर किन्हीं को ना समझ में आया हो तो बेसिक फंडामेंटल देख लें इंटीग्रेशन का, फिर उन्हें समझ में आएगा। तो V आउट क्या हो गया? KQ/R। ओके, तो पॉइंट P पर आउटसाइड पोटेंशियल कितना हो गया? आउटसाइड ऑफ द सेल कितना हो गया? KQ/R। अब यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब एक बार फिर हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी चार्ज स्फेरिकल सेल। तो यह चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फिर निकालते हैं, लेकिन इस बार पॉइंट कहाँ है? एट पॉइंट P2 इनसाइड सेल। तो ये पॉइंट P2 है
और ये इनसाइड द सेल लिया गया है, तो ये चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू कहाँ अपीयर होंगे? ऑन द सरफेस, राइट। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि चार्जेज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, राइट। तो इनसाइड में हम जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लेते हो सेंटर से डिस्टेंस r है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर इनसाइड में चार्ज क्या है? क्यू इनसाइड क्या है? 0। तो गॉस लॉ यूज करें आप, गॉस लॉ यूज करें, ई डॉट डी ए, ओके, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों यहाँ पर एरिया वेक्टर भी सेम है, इसलिए इसको डायरेक्ट डीए लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दें, ये ई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए, इंटीग्रल ऑफ डी ए, सरफेस इंटीग्रल, एक सेकेंड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया? गॉसियन सरफेस, ओके। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 है, तो 0 बाई इन परमिटिविटी ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये तो 0 हो नहीं सकता है, ये 0, ये कांट भी 0, क्योंकि गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ तो एरिया ही है। ये कितना एरिया है? अगर टोटल एरिया निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है P2 पॉइंट जो इनसाइड में है सेल के, यहाँ पर 0, ये आर है रेडियस, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, जो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब नेसेसरीली यहाँ पर इस कंडीशन में जब ये 0 है तो ई जो है मस्ट बी 0, ई मस्ट बी 0, ओके। इसको हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ई इनसाइड द सेल दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपने समझ लिया, 2 पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट आउटवर्ड लिया था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड द सेल लेते हैं या स्फेरिकल कंडक्टिंग सरफेस, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर कंसिडर करते हैं, तो ई नेसेसरीली 0, ई को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो अब यहाँ पर ये ध्यान दें, मैंने भी बताया था कि ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर, ओके। तो ये डी वी बाई डी आर की, तो यहाँ पर ई क्या है? 0, तो 0 इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर हो गया, ठीक। तो व्हिच इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ है, तो डी वी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डी वी मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया? 0। अच्छी तरह से इसको देखिए और समझिए कि इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? 0। इसका मतलब है कि V कांस्टेंट है, V क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इनसाइड कंसिडर किया था, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर 0 है तो वहाँ पर V क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे मैं ही बता देता हूँ, जैसे एक हमने लिया एक स्फेरिकल बॉडी,
इसके अंदर 0.1, 0.2, 0.3 हम कंसिडर करते हैं। तो तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, यानी सब कांस्टेंट है। और किसके इक्वल है? सरफेस के इक्वल है, V सरफेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहाँ तक ये सरफेस का जस्ट इनसाइड आते हैं, अंदर बिल्कुल हल्का सा इनसाइड आते हैं, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0 है। एक सेकेंड, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर जस्ट इसके इनसाइड यहाँ पर खींचा, E जो है 0 है। तो यहाँ तक पोटेंशियल जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरे इनसाइड सरफेस में पोटेंशियल सेम रहेगी। तो अप टू सरफेस, तो पूरे सरफेस पर इनसाइड कहीं भी कोई पॉइंट लें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छी तरह समझ लें, V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। अप टू सरफेस तक पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। ओके, और ये किसके बराबर है? V सरफेस हमने निकाला था, इसको अभी मैं नेक्स्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले आप इसको देख लें। P1 पॉइंट आउटसाइड हमने लिया है, यहाँ पर P1 पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा? KQ/R², और इनसाइड सेल क्या होगा? 0, राइट। अब अगर हम सरफेस कंसिडर करते हैं, ये रेडियस कैपिटल R है, तो इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट यहाँ हमने P लिया, जो जस्ट ऑन द सरफेस है ऑफ सेल है, तो यहाँ पर E, तब E आउटसाइड तो आपको समझ में आ गया, मैंने ड्राइव करके बताया था KQ/R²। लेकिन अगर पॉइंट P ऑन द स्फेरिकल सेल है, तो इस केस में E ऑन सरफेस यानी ES ऑन द सरफेस क्या होगा? KQ/R²। ठीक, और एट P2 E इनसाइड 0 हुआ, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चार्ज किया जाता है वो चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो V इनसाइड Q भी 0 है, और E इनसाइड ये भी 0 है। क्लियर? अब आगे बढ़ें। अब पोटेंशियल के बारे में बता देते हैं। तो पोटेंशियल हमने R डिस्टेंस आउटसाइड पॉइंट पर क्या कैलकुलेट किया था? KQ/R। ऑन द सरफेस क्या होगा? V ऑन द सरफेस। ये क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट P मान लें, तो P पॉइंट पर जो स्फेरिकल सेल के ऊपर है पॉइंट P, तो V सरफेस क्या हो गया? KQ/R, और ये इनसाइड भी हुआ, यानी इसको V इनसाइड भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो वही हमने बताया था, एक बार फिर बता देते हैं कि dV/dr माइनस dV/dr क्या होता है? E के बराबर, E इनसाइड E के बराबर होता है। अब E क्या हो गया? 0, तो dV क्या हो गया?
dV क्या हो गया 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज 0। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर इंटीरियर से लेकर अप टू ऑन द सरफेस मान लेते हैं ये वी एस है और अंदर में पॉइंट 1 2 3 है, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V सरफेस दैट इज इक्वल टू KQ बाई R। तो एट P2 जो इनसाइड है, ये पॉइंट है यहाँ पर, V इनसाइड कितना हुआ KQ बाई R, और वही ऑन द सरफेस हुआ। ठीक, ये क्लियर हो गया अच्छी तरह से कि ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस दोनों पर पोटेंशियल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जहाँ तक 0 है वहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर ग्राफिकल वेरिएशन दिखाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये क्या है? ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखना, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट P है। ठीक, तो E इनसाइड क्या हो गया 0। ठीक, और E ऑन द सरफेस, यानी इस पॉइंट, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस पर कितना हो गया KQ बाई, इसकी अगर रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो KQ बाई R², ये हो गया। और उसके बाद जो है, अगर आउटसाइड पॉइंट लेते हैं, मतलब स्फीयर के आउटसाइड, यहाँ पर ये और दूर चले जाते हैं, मान लेते ये पॉइंट है P यहाँ पर है, तो E आउटसाइड बोलेंगे उसे हम समझने के लिए। आपको दो ही टर्म समझना है, E आउटसाइड और E इनसाइड, V आउटसाइड और V इनसाइड। और तीसरा टर्म है E ऑन सरफेस और V ऑन सरफेस। तो इन्हीं तीनों पॉइंट पर कंसीडर करना है। एक बार फिर बता देता हूँ, इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द चार्ज बॉडी। तो E आउट जो होगा, ये हो जाएगा KQ बाई स्मॉल R²। ओके, तो यहाँ पर देखिए KQ बाई R², तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 0 है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है R की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि, सॉरी पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, ये डॉटेड लाइन से शो किया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक मैक्सिमम हो गया ऑन द सरफेस, जब रेडियस R के बराबर है, तो कितना हो गया KQ बाई R²। और उसके बाद इसके अनुसार E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, यानी यहाँ पर अगर R टेंस टू, यहाँ पर समझा देता हूँ इस चीज को, कि अगर R टेंस टू इन्फिनिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू 0 होगा। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ की है, यहाँ से यहाँ तक 0, और फिर उसके बाद वैरी करेगा 1/R² के हिसाब से, और R टेंस टू इन्फिनिटी होगा, वहाँ पर E टेंस टू 0 होगा। अब पोटेंशियल पर आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा इनसाइड में पॉइंट कंसीडर किया है, 1 2 मान लीजिए 3, और ऑन द सरफेस पॉइंट P। तो यहाँ पर आपको पता है कि V1 जो इनसाइड है पॉइंट है, V2 जो इनसाइड पॉइंट पर है, V3 जो इनसाइड पॉइंट पर है, और VS सरफेस तक, सबकी वैल्यू सेम है। कितना है KQ बाई कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R इसकी रेडियस हुई, कैपिटल R। ठीक, तो इसके लिए 0 से लेके अप टू सरफेस तक पोटेंशियल कितना हुआ KQ बाई R, और यहाँ के बाद
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसके अनुसार वेरी करेगा। और v r टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा तो v टेंस टू 0 होगा। क्लियर हुआ आपको? ग्राफिकल पोजीशन कैसे कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब इसके बाद एक एक पॉइंट करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें आप। ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड with charge q as shown in the figure. Calculate electric potential at its center. तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 3 कंडीशन हमने बताए हैं। पॉइंट इनसाइड हो, एक पॉइंट इनसाइड हो, दूसरा ऑन द सरफेस हो, पॉइंट ऑन द सरफेस। यानी पहला कंडीशन ये देखना आपको कि इनसाइड है कि पॉइंट इनसाइड है या नहीं है। दूसरा ऑन द सरफेस है या नहीं है। और तीसरा आउटसाइड सेल। ठीक, आउटसाइड मतलब हो गया कि पूरा सेल जहां तक है उस सेल के बाउंड्री से दूर। आउटसाइड का मतलब यही हुआ। तो एक एक करके बहुत इजी वे में आपको मैं बता रहा हूं। ये मान लेते हैं सेंटर सी है। पॉइंट कहाँ है? एट सेंटर। ध्यान दीजिए पॉइंट पर। और निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी सी पर पोटेंशियल वही होगा जो वी सरफेस पर होगा। ये हमने बताया था आपको कि इनसाइड में और अप टू ऑन द सरफेस पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। और ये क्या होता है? के क्यू बाई आर। कैपिटल आर है ये है पॉइंट, यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, ऑन द सरफेस है, इसलिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक सिंगल बॉडी है, सिंगल सेल है, उसके कारण निकालना है। अच्छा, अब आगे देखें। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r एंड 2r, यानी 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। एक का रेडियस ये देखें, इसका रेडियस क्या है? r, और एक दूसरा सेल ये है। ओके, और रेडियस कितना है? 2r। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट सेंटर। तो यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से देखना। VC निकालना है। तो यहाँ पर 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं, चार्ज स्फेरिकल बॉडी हैं। तो दोनों के कारण पोटेंशियल, एक के कारण V1 है और दूसरे के कारण V2 है पोटेंशियल। तो ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू सेल नंबर 1, यानी इसको हमने सेल 1 मान लिया है, इसको, और इसको हमने सेल 2 मान लिया है। और V2 किसके कारण होगा? V2 होगा पोटेंशियल ड्यू टू सेल नंबर 2, सेल 2, राइट। अब ये चीज देखना है कि पॉइंट कहाँ है। आपको ये चीज देखना है कि पॉइंट है कहाँ। तो ये सेंटर है। ओके, तो ये सेल 1 के लिए भी इनसाइड है। ये क्या हो गया? इनसाइड सेल 1। और ये भी क्या हो गया? इनसाइड सेल 2। ओके, तो दोनों जब इनसाइड है तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल वो क्या होता है? V1 प्लस V2 हमने जो लिखा है,
तो वी सी V1 प्लस V2, तो V1 क्या हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अब ये सेंटर पर निकाल रहे हैं तो ऑन द सरफेस जो होगा वही होगा, ये समझिए V1 या VS सेम होगा। यहाँ पर ये V2 है एट द सेंटर के लिए, लेकिन ऑन द सरफेस जो होगा वही पोटेंशियल होगा। तो के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई ये दूसरे सेल के कारण, इस पर चार्ज कितना है Q है, इस पर भी चार्ज कितना है Q है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया, इसके लिए 2R हो गया आउटर सरफेस के लिए। तो ये हो गया 1, अगर ये हो जाएगा 3/2R, तो ये हो गया 3/2 के क्यू बाई आर, ये हो गया आंसर। तो ये इनसाइड पॉइंट के लिए था, ठीक। 3/2 के क्यू बाई आर क्लियर हुआ। एक बार फिर से V1 और V2 समझना है कि दो बॉडीज है, तो V1 प्लस V2 दोनों बॉडी के कारण पोटेंशियल होगा। अगर 3 बॉडी रहता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं हम। और साथ में ये देखते हैं कि पॉइंट कहाँ, इनसाइड है, ऑन द सरफेस है या आउटसाइड है। तो पोटेंशियल के केस में चाहे इनसाइड रहे या ऑन द सरफेस रहे, दोनों का पोटेंशियल एक ही होगा। क्लियर है ये आपको अच्छी तरह से। अब यहाँ देखें आप, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स of radius r and 2r is charged with the same charge q, यानी दोनों के ऊपर ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, as shown in the figure। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इस पॉइंट P, जहाँ की P का डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1.5 है, यानी r कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2 R। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर दो सेल है 1 और 2, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप समझे। V टोटल, ठीक, एट पॉइंट P क्या होगा, दोनों सेल के कारण होगा, तो V1 प्लस V2। ये V1 किसके कारण है, ड्यू टू सेल 1, ड्यू टू सेल 1। और V2 क्या हो गया, ड्यू टू V2 पोटेंशियल क्या हुआ, ड्यू टू सेल 2। ओके। अब यहां देखना V1 कहाँ है, V1 जो निकालना है तो पॉइंट क्या है, आउटसाइड सेल 1 है, तो इसको लिखेंगे आउटसाइड। अब फर्दर इसे क्या लिखेंगे, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल 1। और V2 के लिए देखें आप, V2 के लिए मैं बता रहा हूं ये क्या है, किसके कारण है, ये है पॉइंट P जो है इनसाइड सेल 2 हुआ, तो ये हो गया इनसाइड, ठीक। तो अब यहां से मैं प्रॉपर बता सकता हूं V, ये पॉइंट P है, तो VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके। इसके लिए आउटसाइड है तो फुल डिस्टेंस लिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए लेना पड़ेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगा, पोटेंशियल में के क्यू बाई आर आता है। और ये हो गया के क्यू बाई, अब इसके लिए ऑन द सरफेस जो होगा इनसाइड है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस लेना पड़ेगा, ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही इनसाइड में पोटेंशियल होगा सेल 2 के लिए। तो के क्यू बाई इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2R है, ये 2R डिस्टेंस दी गई है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2R। अब
वी पी इज इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा 1/r। आर की वैल्यू कितनी है 3/2। आर की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ऊपर पलट के हो जाएगा 2/3। एक सेकेंड, तब ये v इज इक्वल टू हो गया वी पी इज इक्वल टू के क्यू। आर की वैल्यू कितनी है 3/2r, तो 1/r का कितना हो जाएगा 2/3 प्लस, अच्छा इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर देखें ये हो गया के क्यू बाई 3/2r, ओके, और ये हो गया के क्यू बाई 2r। तो यहाँ से के क्यू बाई आर कॉमन ले लें, के क्यू बाई, एक सेकेंड, तो के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3 और 2 2 4, 7/6, तो ये हो जाएगा 7/6 के क्यू बाई आर। तो ये हो गया रिजल्ट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एक सेल के लिए बाहर था ये पॉइंट और दूसरे सेल के लिए इनसाइड था। तो पॉइंट को ध्यान में रखें कि पॉइंट कहाँ पर लाई करता है। अगर इनसाइड है तो ऑन द सरफेस पोटेंशियल जो होगा वही इनसाइड के लिए होगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? अब अगला प्रॉब्लम देखें। टू concentric cells of radius r and 2r is charged with the same charge q. Calculate electric potential at इस point P. P जहाँ की कहाँ है r इज इक्वल टू 3r, इसका मतलब आउटसाइड है, ये पॉइंट P है जो आउटसाइड है। तो यहाँ पर Vp क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ये सेल 1 मान लेते हैं और ये सेल 2 मान लेते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू सेल 1, और ये क्या हुआ पोटेंशियल ड्यू टू सेल नंबर 2। अब सेल 1 के लिए ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो पॉइंट जो है दोनों ही सरफेस के आउटसाइड है, दोनों ही सेल के बाहर है। ये है पॉइंट, यहाँ पर ये है पॉइंट, ठीक। तो ये हो गया आउटसाइड सेल 1 के लिए, और सेल 2 के लिए भी आउटसाइड हुआ, इसके लिए भी आउटसाइड हुआ, ठीक। तो यहाँ से बता रहे हैं तो वी पी इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा के Q1 बाई R1 डिस्टेंस, और ये हो गया के Q2 बाई R2, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा के Q1 कितना है Q है, और डिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 3R, तो ये हो जाएगा अपॉन 3R प्लस के Q2 की वैल्यू Q है इज इक्वल टू, ये भी 3R हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2/3 के क्यू बाई आर, सॉरी स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर, नहीं 3R इज इक्वल टू 3R, नहीं ये R ठीक है, सही है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट? कितना इजी वे में इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे देखें, अब क्वेश्चन को पढ़ें। टू concentric spherical cells of radius r and 2r
is charged with charge q and minus q as shown in the figure. तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इस पॉइंट P, जहाँ P इज इक्वल टू, P पॉइंट कहाँ पर, R इज इक्वल टू 1.5 R। ओके, यानी R इज इक्वल टू दिया है 1.5 मतलब 3/2R। ओके, तो यहाँ पर एक सेल नंबर 1 ये हो गया और ये सेल नंबर 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालेंगे तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यानी ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू सेल 1 और ये हो गया ड्यू टू सेल 2। अब पॉइंट देखें कि कहाँ पर है। P के पहले सेल के लिए आउटसाइड है ये जो सेल है, पहला सेल, ये जो पहला सेल है इसके लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो ये हो गया आउटसाइड। और सेल 2 के लिए क्या हुआ, यहाँ पर है तो सेल 2 के इनसाइड हो गया, सेल 2 के लिए इनसाइड हो गया। ओके, तब यहाँ से फिर हम लिखते हैं Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। तो ये हो जाएगा KQ1 बाई डिस्टेंस R1 प्लस KQ2 बाई R2। तो यहाँ से हो जाएगा Q1 की वैल्यू Q है और R1, तो R1 डिस्टेंस कहाँ तक लेंगे, ये तो आउटसाइड था, तो R1 की वैल्यू मतलब जहाँ पर पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, यानी 1.5 R लेंगे क्योंकि ये आउटसाइड हो गया। फिर यहाँ से देखें ये सेल 1 है और सेल 1 के आउटसाइड है ये पॉइंट, तो आउटसाइड के लिए कितना लेंगे, ये हो जाएगा 1.5 R मतलब 3/2 R प्लस Q2 कितना है माइनस Q बाई, इसके लिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, चूंकि ये इनसाइड में है सेल 2 के लिए, इसलिए इसका पूरा 2R आएगा डिस्टेंस 2R। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी यही होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तब यहाँ से थोड़ा जगह की कमी हो गई है, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2/3 KQ/R माइनस K/2R। तब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ/6, KQ के माइनस साइन है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 2 या 4 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और नीचे 3 × 2, तो ये KQ/6 हो जाएगा। यही आंसर हुआ इसका। तो आपको अच्छी तरह से अब हर तरह से क्लियर हो चुका है। ये पॉइंट पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लें। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्यू के रूप में भी, या 2Q चार्ज भी वेरी कर सकता है, या चार्ज की वैल्यू दे सकता है, उसके अनुसार जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। तो अगले क्लास में हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक से एक टिपिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो आज का क्लास यहीं तक है। और एक बार फिर मैं कहता हूँ, अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी है और खासकर गॉस थ्योरम का, तो टैग लगाकर राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें। अगर राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करेंगे
तो आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। और गॉस लॉ टैग लगा देंगे तो गॉस लॉ का 5 लेक्चर आपके सामने हाजिर होगा। अगर ये वीडियो पसंद अच्छा लगा आपको तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर लें इसका। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। अगले को लेक्चर तक के लिए बाय बाय।